Hello everyone, this is Raj and I'm welcoming you again to my channel The Civil Network। तो ये है वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जो इस वाले टॉपिक की, जिसमें हमने कवर किया था रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट, प्री टेंशन कंक्रीट, पोस्ट टेंशन कंक्रीट, और हमने अंडरस्टैंड किया था कि क्रैक्स कैसे फॉर्म होते हैं और स्ट्रेस कैसे फॉर्म होते हैं मेंबर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 1 में कवर किया था। नाउ अब ये है इस वीडियो का पार्ट नंबर 2। देखिए क्या कवर करने वाले हैं इसमें। हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओवर आरसीसी, एंड डिफरेंस देखने वाले हैं हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में और आरसीसी क्रीट में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओवर आरसीसी। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो एडवांटेजेस देख रहे हैं सबसे पहले। तो पहला पॉइंट है हमारा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम आर लाइटर सो सेल्फ वेट मूवमेंट इज लेस, वेयर एज इन आरसीसी बीम्स आर जनरली हैवी सो सेल्फ वेट मूवमेंट इज लार्ज। कहने का मतलब क्या है इसका? ये है कि जो सेल्फ वेट मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट आता है बीम में वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से, वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कम होता है, बिकॉज जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जो मेंबर होते हैं वो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू आरसीसी मेंबर्स, इस वजह से। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द एंटायर सेक्शन इज इफेक्टिव फॉर टेकिंग स्ट्रेसेस, बट इन आरसी बीम्स कंक्रीट in compression side of neutral axis is effective and concrete in the tensile side of neutral axis is ineffective। कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो कंक्रीट होता है उसका, अगर हम देखें, जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो ऊपर ऊपर के पोर्शन में हमारा कंप्रेशन आता है और नीचे के पोर्शन में हमारा टेंशन आता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो कंक्रीट होता है हमारा, वो कंप्रेशन को बियर करने में तो स्ट्रांग होता है, बट टेंशन को बियर करने में इनफेक्टिव होता है। इस वजह से क्या होता है, बॉटम साइड में क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। बट अगर हम प्रीस्ट्रेस मेंबर की बात करें, अभी हमने ऊपर भी समझा था कि जो उसका जो मेंबर होता है वो जो लोड आता है उसको काउंटरएक्ट कर देता है, बिकॉज जो प्रीस्ट्रेस का मेंबर होता है उसमें ऑलरेडी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड हो चुके होते हैं मेंबर के अंदर। इस वजह से जो जो वेट की वजह से उसके अंदर स्ट्रेस आना होता है वो उसको काउंटरएक्ट कर देता है, इसलिए ओवरऑल वो जो मेंबर होता है वो स्ट्रांग होता है, टेंशन और कंप्रेशन बोथ के लिए। तो यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है। थर्ड, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर शो लेस डिफ्लेक्शन, दैट्स वाई कंक्रीट डज नॉट क्रैक इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वेयर एज इन आरसीसी मेंबर डिफ्लेक्शन इज लार्ज, अबाउट 4 times ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वही वही बात है कि जो कंक्रीट का जो मेंबर होता है उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो होता है ना, ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है अगर कोई उसके ऊपर लोड आता है तो। बट अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो उसमें डिफ्लेक्शन काफ़ी कम आता है, अबाउट 4 times ऑफ। जैसे कि जो आरसीसी का मेंबर होता है ना, उसमें 4 times ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है एज कम्पेयर टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट के मेंबर के। नंबर 4, प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर ड्यूरेबल सिंस देयर इज नो टेंसाइल क्रैक्स, बट इन आरसीसी टेंसाइल क्रैक्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मेंबर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है क्योंकि उसमें टेंसाइल क्रैक्स नहीं आते, वेयर एज इन आरसीसी टेंसाइल क्रैक्स आर फॉर्म। ओके, तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना ये पॉइंट्स, क्योंकि इतना डिटेल में समझाया मैंने इसका कॉन्सेप्ट, इसलिए एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, पीसीसी इज यूज्ड वेयर structure is subjected to vibration, impact, shock loadings, like in girders, bridges, railway sleepers, electric poles, gravity dam, etc. But in RCC is not। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम पीसीसी के मेंबर्स को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो लोडिंग होती है वो किस फॉर्म में होती है, जब जहाँ पे वाइब्रेशन आ रहे होते हैं, या जहाँ पे इम्पैक्ट लोडिंग होती है, या शॉक लोडिंग होती है, मतलब इंस्टेंटेनियस लोडिंग एकदम। जैसे कि हमारे जो गर्डर्स वगैरह होते हैं, ब्रिजेस वगैरह होते हैं, रेलवे स्लीपर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जहाँ पे, मतलब मेन चीज़ है, मैं बोलना समझाना चाहूँगा कि वहाँ पर जहाँ पे डायनेमिक लोड ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर
पीसीसी के मेंबर्स को यूज़ करते हैं, वेयर एज आरसीसी के मेंबर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्टैटिक लोड, जहाँ पे मतलब सेल्फ वेट को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे हाउसेज वगैरह हो गए, है ना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो गई या कोई भी बिल्डिंग्स हो गई, वहाँ पे हम आरसीसी इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि वहाँ डायनामिक लोड का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर डायनामिक लोड का रोल होता है। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड गुड क्वालिटी कंट्रोल। यार ये तो है ही, क्योंकि इसके अंदर हमें स्ट्रेस वगैरह इंड्यूस कराने पड़ते हैं, वो भी एडवांस में। इस वजह से इसको क्या है, तो स्किल्ड लेबर को हैंडल करने देना चाहिए। ठीक है। वरना सेक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, स्ट्रेंथ आएगी नहीं। सेकंड, इट नीड्स स्पेशल टेक्निक्स टू अप्लाई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एंकरेज द वायर। ये हमने देखा ही कि इसके लिए टेक्निक वगैरह का यूज़ करना पड़ता है प्री स्ट्रेस देने के लिए, है ना, जैक्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, एंकरेज वगैरह करने पड़ते हैं, मशीन्स यूज़ करनी पड़ती हैं इस वजह से, है ना। थर्ड हमारा, प्री स्ट्रेस इज़ अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट स्पेन और लाइट लोड्स। अगर जैसे हम शॉर्ट स्पेन पर अगर प्री स्ट्रेस मेंबर को यूज़ करें या वहाँ पर यूज़ करें यहाँ पर लोड बहुत कम आ रहा है, वहाँ पे ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि जो प्री स्ट्रेस मेंबर वगैरह का जो काम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो कॉस्टली होता है ना, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट। टेबलर फॉर्म में मैंने बना दिया है जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आरसीसी में, देयर आर नो टेंशन इज प्रोवाइडेड इन स्टील बार बिफोर एंड आफ्टर द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एडवांस में स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं आरसीसी में, वेयर एज अगर हम इसकी बात करें प्री स्ट्रेस कंक्रीट की, तो यहाँ पहले से स्ट्रेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो देयर आर द टेंशन प्रोवाइडेड टू द टेंडन बिफोर द प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, है ना, जिसे हम प्री स्ट्रेसिंग बोलते हैं। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा सब। सेकंड पॉइंट आरसीसी में, concrete is cast over steel reinforcement which do not have any tension induced in them। ये भी वही है, रिलेट कर रहा है फर्स्ट वाले से ही, है ना, कि इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं पर उसमें कोई भी स्ट्रेस एडवांस में नहीं देते, बल्कि कोई स्ट्रेस देते ही नहीं है एडवांस या हो या बाद में देने का हो, है ना, अपनी तरफ से। बट अगर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो इसमें रिइंफोर्समेंट आर स्टील टेंडन्स विच आर इंड्यूस्ड विद टेंशन, इसमें हमें टेंशन प्रोवाइड कराना पड़ता है ना। थर्ड, concrete above neutral axis is useful in resisting the external forces, however the concrete below the neutral axis or in the tension zone became ineffective। तो ये चीज़ भी आपको अब समझ में आ रही होगी कि जो कंक्रीट जो न्यूट्रल एक्सिस से अबव वाली होती है, मतलब अपर साइड की जो कंक्रीट होती है, वो रेजिस्ट करती है एक्सटर्नल लोड को, बिकॉज ऊपर की साइड कंप्रेशन क्रिएट होता है ना, इस वजह से। बट जो नीचे की साइड है वहाँ टेंशन वाली कंडीशन बनती है, इस वजह से वहाँ वो अनइफेक्टिव हो जाती है, क्रैक्स वगैरह आने लग जाते हैं। वेयर एज अगर हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट अबव or below the neutral axis is useful resisting the external forces due to pre-stressing effect। pre-stressing effect की वजह से क्या है, वो above और below दोनों ही कंडीशन में वो इफ़ेक्टिव रहती है ना, उसमें टेंशन को भी वो एब्जॉर्ब कर लेती है, काउंटरएक्ट कर देती है, और कंप्रेशन को भी काउंटरएक्ट कर देती है ना। नाउ फोर्थ, आरसीसी में माइल्ड स्टील एंड डिफॉर्म बार्स आर यूज्ड। इसमें माइल्ड स्टील और डिफॉर्म बार्स यूज़ करते हैं, बट इन प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ टेंडन यूज़ करते हैं जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। टेंडन्स आर मेड फ्रॉम हाई टेंसाइल स्टील विद सिंगल वायर और मल्टी वायर स्ट्रैंड्स। ओके। नेक्स्ट, क्रैक्स में बी डेवलप इन टेंशन जोन ऑफ कंक्रीट। इसमें क्रैक जो डेवलप होते हैं वो टेंशन जोन में होते हैं, बट अगर हम इसकी बात करें प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की, तो नेग्लिजिबल क्रैकिंग और नो क्रैकिंग इज सीन एट एनी प्लेस थ्रू आउट द सेक्शन। इसमें या तो बिल्कुल ही नहीं आती या हल्के फुल्के आ जाते हैं, है ना। 6 पॉइंट, डिफ्लेक्शन इज मोर एज कम्पेयर टू पीसीसी। ये तो है ही, है ना। अब इसमें डिफ्लेक्शन इज लेस, कम होता है, अबाउट 1/4 ऑफ आरसीसी डिफ्लेक्शन, है ना। आरसीसी में जितना आता है उसका 1/4 लगभग। ठीक है। 7 पॉइंट हमारा है आरसीसी में, और ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट।
मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड M20। जो मिनिमम ग्रेड का जो प्रोविज़न है हमारे IS कोड के हिसाब से, IS कोड कौन सा होता है इसका, RCC का 456/2000। ओके, ये देखो लिखा हुआ है सबसे नीचे, IS कोड 456/2000। ठीक है। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो आरसीसी में यूज़ किया जाता है M20। वेयर एज अगर हम PSC में बात करें, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में, तो प्री टेंशनिंग में M40 यूज़ किया जाता है मिनिमम, और पोस्ट टेंशनिंग में मिनिमम M30 यूज़ किया जाता है। ओके। 8th पॉइंट, प्रिफर्ड वेयर डेड वेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्ट्रेंथ। वहाँ पे आरसीसी के स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं जहाँ डेड वेट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रेंथ के मुकाबले। ठीक है, आई होप यू गेट इट, है ना। जैसे हमारे बताया था मैंने हाउसेज वगैरह, जहाँ पे डेड लोड की वजह से, क्योंकि वो स्टैटिक स्ट्रक्चर है, इस वजह से उसमें स्ट्रेंथ का मतलब उतना रोल नहीं है। स्ट्रेंथ का रोल वहाँ पर आता है जहाँ डायनेमिक लोडिंग वगैरह आ रही होती है ना। तो वो पीसीसी में यूज़ किए जाते, मतलब पीसीसी में उसकी कंसिडरेशन होगी कि जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, डेड लोड कम हो, है ना। इस वजह से वो लाइटर भी रहते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के सेक्शन। इसमें क्या लिखा है, प्रीफर्ड फॉर हैवी लोड्स और लॉन्गर स्पेन। सॉरी, ये गलत लिख गया है पॉइंट। इसमें ये लिखा जाएगा कि वहाँ पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे डेड वेट इज लेस इम्पोर्टेंट देन स्ट्रेंथ। ओके, मतलब वहाँ स्ट्रेंथ को ज़्यादा कंसिडरेशन में रखा जाता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए अभी यहाँ से। हमारा 9th पॉइंट क्या है, नीड शियर इन्फोर्समेंट। आरसीसी में शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रप्स, है ना। वेयर एज अगर हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो नो नीड ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। ओके। आरसीसी में 10th पॉइंट, आरसीसी में मिनिमम क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है बस। बट इन पीएससी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। ओके। 11th, इन आरसीसी मटेरियल कॉस्ट लो होती है। ये भी इससे रिलेट कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मिनिमम चाहिए होता है, इस वजह से मटेरियल कॉस्ट वगैरह भी लो, और जो स्किल्ड लेबर वगैरह है वो भी उतनी यूज़ में नहीं होती। तो इस वजह से अगर टोटल भी अगर देखा जाए आरसीसी का, अगर कंपैरिजन करें टोटल कॉस्ट का प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की कॉस्ट से, तो ओवरऑल भी लो ही रहती है आरसीसी की। इसमें मटेरियल कॉस्ट हाई रहती है क्योंकि इसमें उसके साथ साथ जो मटेरियल वगैरह है वो हाई स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है, हाई क्वालिटी का यूज़ किया जाता है ना। हर चीज़ चाहे स्टील हो चाहे कंक्रीट हो, और इसमें तो मशीन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इस वजह से हाई। 12th, बल्कि सेक्शन सो मोर सेल्फ वेट। इसमें क्या है, बल्कि सेक्शंस रहते हैं, इस वजह से सेल्फ वेट जो है इनका आरसीसी मेंबर्स का ज़्यादा रहता है। इसमें थोड़े थिनर रहते हैं सेक्शन, तो इस वजह से लेस सेल्फ वेट। ओके। 13, आरसीसी में यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे स्लैब्स, बीम्स, कॉलम्स, फुटिंग, प्रीकास्ट कंक्रीट वगैरह, है ना। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पोल्स, रेलवे स्लीपर्स, ब्रिजेस, सीवर लाइंस एक्सेट्रा, है ना। ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। अब जो है 14, जो पी आर सी सी का IS कोड है वो है IS 456/2000। वेयर एस PCC का जो IS कोड है वो है IS 1343/1980। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। ये तो नॉर्मली आपको याद होता ही है क्योंकि आप लोग कॉलेज वगैरह में इसका यूज़ भी करते हैं, बट ये वाला काफ़ी पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में भी। ओके। सो थैंक यू एवरीवन।